काजल आपका भी हुआ इम्प्रूवमेंट कल से? हाँ हुआ है कुछ इम्प्रूवमेंट। अच्छा चलिए, वो अभी 7 शाम तक आ जाएगी, वो आपका वो जो आंसर चेक चेक करके आ जाएगी, कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत है, कितने सही है। हाँ तो देखिए, अच्छा ये बताइए कि ये जो नेक्स्ट टेस्ट है फोरम है इसका, ये सेकंड टेस्ट है और जो फर्स्ट टेस्ट था, तो दोनों में डिफिकल्ट ज़्यादा कौन सा लगा? फर्स्ट फर्स्ट वाला ज्यादा डिफिकल्ट था। अच्छा अच्छा, चूंकि उसमें नंबर कम आए थे इसलिए। हाँ ऑब्वियसली जब बना नहीं होगा तभी तो डिफिकल्ट लग रहा था। ये बन रहा था, डिफिकल्ट कब लगा। हाँ समझ गया, कोई नहीं। देखिए देखिए, हाँ तो हम लोग स्टार्ट करें अब। हाँ ओके। अच्छा, कल मैंने कुछ बोला था आप लोगों को, आप लोग किए ना होंगे साथ मेरे, ऐसा मुझे मुझे उम्मीद है। मैंने नहीं किया है, मेरा कॉलेज का भी एग्जाम था भैया, मैं कर नहीं पाई। अच्छा, वैसे मैंने बोला क्या था? स्टेट नेशन, नेशन स्टेट और स्टेट नेशन। अच्छा, और एक और कुछ था? एक और पता है क्या था। मोनिका? डीपीएस बड़ा कौन था ये पता करना था, सुपीरियर कौन था। हाँ वो आर्टिकल नंबर हाँ, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में जो है ना, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था डीपीएसपी फंडामेंटल राइट वाला, तो आप लोग देखे ना होंगे शायद। नहीं देखा था। अच्छा देखे थे। अब काजल आप? मैंने नहीं देखा था भैया, मेरा एग्जाम था कॉलेज का भी ना आज। कल भी है? नहीं है, परसों है अब। अच्छा हाँ तो फिर आप देखे नहीं हैं, तो फिर आज बताना पर सही। ये वाला कौन है, ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में से सुपीरियर कौन है, फंडामेंटल राइट सुपीरियर है। नहीं तो उसमें क्या है ना कि मैंने रीजन के साथ कुछ बताया है और कुछ चीज़ें बताया है, तो क्या है ना कि यदि आप उसको देख लेंगे ना, तो आपके उसके आसपास की जो चीज़ें हैं ना, वो सब क्लियर हो जाएगी। आज हम्म। देख लूंगी। हाँ तो इसलिए मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब आप देख लेंगे ना दोनों लोग तभी डिस्कस करूँगा मैं। आज आप उसको देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ कि ये स्टेट नेशन नेशन स्टेट वाला ये भी क्लियर कर लीजिएगा। देखिए देखिए, मैं अगर चाहूँ ना तो आप लोगों को अभी भी बता सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा खुद जो है ना उसको पढ़ें, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मैं तो केवल वही बस बताऊंगा, लेकिन जब आप कहीं से पढ़ेंगे ना, तो आपको जो है ना उसके आसपास की चीज़ें और ज़्यादा पता चलेंगी, तो ये थोड़ा सा अच्छा तरीका है। हाँ जी, तो ये आपको थोड़ा सा करना है ना। बाकी मैंने आज एक रीड्स का भी वीडियो भेजा था 10 से 11 मिनट का, ये भी आप लोगों ने ना देखा होगा। मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, रीड्स वाला देखे हैं? नहीं देखा। नहीं देखे? नहीं भैया। अच्छा चलिए, अभी देख कर चूंकि रीड्स वाले क्वेश्चन आए हैं इसमें ना, पता चलेगा आगे। कोई नहीं। देखिए ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये किसका किसका जो है गलत हुआ है, या फिर किस कोई इसमें डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में? इसमें तो कोई नहीं है। है ना? आपको काजल नहीं भैया। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। अच्छा अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो राइट टू यूज इंटरनेट है, ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगा? इंटरनेट वही आर्टिकल 21।
21। और आप बताइए। 21 श्योर तो नहीं हूँ पर मुझे भी 21 ही लग रहा है। 21 क्यों होगा? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? बताइए। 19 के कि 21 के अंदर आता है? किसके अंदर आता है? अब देखिए हाँ जी क्या बोल रहे हैं? 21 के अंडर में आता है क्या राइट टू इंफॉर्मेशन? राइट, कंफ्यूजन में 21 और 19 में तो नहीं आएगा ना भैया 19 में। देखिए यही तो मैं आप लोगों से जानना चाहते कि बहुत छोटी चीज़ है पर क्या लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि राइट टू यूज इंटरनेट किसके अंदर आएगा, क्योंकि इंटरनेट किससे रिलेटेड है? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये जो है ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग मेरे को कल क्लियर करके बताएंगे कि किसके अंदर आता है, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है यार, और आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं। बताया था ना आपको कि क्या है ना कि जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना मैं आपको उससे हट के भी कुछ बताऊंगा जो आपको और भी एग्जाम के लिए काम आएगा। मतलब कि चूँकि देखिए जो इसमें पूछा है वो तो ठीक है, लेकिन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा मैं, तो ये आपको जो है ना बेनिफिट करेगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट है? ये फिर किसका गलत हुआ है? मेरा गलत। अच्छा दोनों का गलत हो गया है। अच्छा ये बताइए इसमें आप क्या किए थे? आप लोग बताइए आंसर क्या लगाए थे? मैंने तो डी लगाया। अच्छा डी लगाए थे आप? डी डी फॉर डॉग? डी फॉर बैट। अच्छा बी लगाए थे और मैंने तो डी फॉर डॉग लगाया था। अच्छा आप डॉग लगाए थे। अब रुकिए, मतलब कि सबसे पहले पढ़ते हैं सेकंड वाला स्टेटमेंट, क्योंकि आप दोनों में कॉमन है सेकंड वाला स्टेटमेंट। अब देखिए द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ एट ए टाइम ओनली इफ अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए ये बताइए कि जो है ना 6 मंथ गैप आई होता है, 6 मंथ जो है ना गैप होता है, मतलब कि मतलब 6 मंथ गैप होना चाहिए इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के लगाने में, लेकिन उसमें मैक्सिमम पीरियड कहाँ दिया ये बताइए? मैक्सिमम पीरियड दिया है क्या? मतलब कि देखिए जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी लग गई ना, मतलब कि हेलो हाँ मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये देखिए क्या बोल रहा है कि ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ एट ए टाइम ओनली इफ अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए अगर दोनों हाउस ने पास कर दिया है तो वो जो है 6, मतलब जो है कि जैसे एक हाउस ने पास कर दिया अब दूसरे हाउस को पास करना है ना, तो 6 मंथ का गैप आई होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि देखिए इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, ये थोड़ा सा बहुत कंसेप्चुअल है। देखिए ये वाला पढ़िए, अगर इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा है ना सीज टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द सेकंड हाउस ऑफ द रेजोल्यूशन। मतलब जैसे मान लीजिए कि लोकसभा ने पास कर दिया कि इसी का इमरजेंसी लगा दो, ठीक ना, और राज्यसभा जो है ना 6 मंथ ले लिया, तो अगर 6 मंथ के पहले राज्यसभा ने पास कर दिया तो ठीक है इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी, अगर नहीं किया तो इमरजेंसी जो है ना बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो है ना 6 से मंथ का ज़्यादा भी हो सकता है पीरियड ना, 6 मंथ कहाँ लिखा है? आप लोग समझे क्या? नहीं समझ में आया? देखिए मैं फिर समझाता हूँ। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ जैसे मान लीजिए ये 2 हाउस है, ये लोकसभा है और ये है राज्यसभा। अब क्या है
कि जैसे मान लीजिए कि इस हाउस ने मान ले पास कर दिया रेजोल्यूशन कि हमको नेशनल इमरजेंसी लगाना है, ठीक ना, तो नेशनल इमरजेंसी लग गई। लेकिन देखिए अब राज्यसभा के पास जो है ना 6 महीने का टाइम है। अगर 6 महीने के अंदर राज्यसभा ने इसको अप्रूव नहीं किया तो ये इमरजेंसी बंद हो जाएगी। अगर कर दिया तो इमरजेंसी जो है ना ये अप्रूव हो जाएगी, मतलब कि कंटिन्यू रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि 6 महीने का गैप दिया गया है, ना कि 6 महीने मैक्सिमम पीरियड दिया गया है। तो एक्चुअली क्या है ना कि आपको एग्जाम में जो है ना कंफ्यूज किया है। अच्छा, इसमें ये था ना कि एक बार में 6 मंथ के लिए लगाई जा सकती है। हाँ हाँ, तो देखिए तो एक बार में 6 मंथ का तो ऐसे हो गया उधर, और 6 मंथ के लिए उधर बढ़ भी गई, इसलिए ये गलत हो गया। नहीं, वो देखिए ये नहीं बोल रहा हूं मैं, कहने ये जो 6 मंथ टाइम दिया गया है ना, वो दोनों के बीच में गैप दिया गया है कि गैप हो सकता है इतना। नहीं समझ रहे हैं आप? गैप भी हो सकता है और एक बार में 6 मंथ के लिए बढ़ भी मतलब लगा भी सकते हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए, 6 month अच्छा चलिए मैं कुछ पहले नहीं, बेसिक क्वेश्चन। इसमें ये कंफ्यूजन था, मतलब गैप का मुझे नहीं समझ में आया। मैंने पढ़ा था कि दोनों से अगर पारित हो जाए संकल्प तो 6 मंथ के लिए लगती है, तो इसको लेके मैंने किया था। अच्छा आप नहीं समझे, फिर से देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। ये बताइए अगर लोकसभा ने पास कर दिया, ठीक ना, लोकसभा ने क्या कर दिया, पास कर दिया, तो ये बताइए राज्यसभा को कितने दिन का टाइम मिलता है उसको अप्रूव करने के लिए? 6 months। मतलब ये वैसा ही है जैसे वित्त विधेयक में होता है ना राज्यसभा के लिए। नहीं 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 यार, आप लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते यार। मैं ये बोल रहा हूँ कि लोकसभा ने पास कर दिया है कि ठीक है इमरजेंसी लगा दो, तो ये बताओ कि राज्यसभा को कितने महीने के अंदर उसको अप्रूव करना जरूरी है कि हाँ इमरजेंसी लगेगी। अब 6 months के अंदर। हम्म, अभी तो आपने ही बोला ना। नहीं, वो 6 मंथ गैप आए हैं। देखिए देखिए मैं बताता हूँ। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए जब तक दोनों हाउस उस इमरजेंसी को अप्रूव नहीं करेंगे ना, तो इमरजेंसी उसको नहीं मतलब वो जो है ना कंटिन्यू नहीं रह सकती। यानी कहने का मतलब ये है कि लोकसभा ने अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया है, ठीक ना, हाँ। अगर अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया है ना, तो विद इन 1 मंथ जो है ना दूसरे 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 हाउस को भी पास करना पड़ेगा। विद इन 1 मंथ है, ये बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए कि आज कौन सी डेट है, मान लीजिए 13 है, 13 जनवरी। हाँ। मान लीजिए कि आज इमरजेंसी लगा दी लोकसभा ने, ठीक ना, तो 13 फरवरी के अंदर राज्यसभा को अप्रूव करना जरूरी है। अब देखिए मान लीजिए इमरजेंसी लग गई ना, अब इन दोनों हाउस के लगने के बाद 6 महीने तक वो कंटिन्यू रह सकती है। Okay. हाँ, तो अब बताइए तो मैक्सिमम पीरियड कितना हुआ? 7 मंथ है, 6 इधर और 1 इधर। और एक्चुअली यही क्वेश्चन पूछ रहा है, घुमा दिया है एक्चुअली। ये देख लिए, ये देखिए क्या लूर है कि मैक्सिमम पीरियड 6 नहीं है, मैक्सिमम पीरियड जो है ना 6 से ज्यादा भी हो सकती है। क्योंकि जब लोकसभा ने उसको रेजोल्यूशन पास कर दिया था ना, तभी से इमरजेंसी लग गई थी। बस अप्रूव जो है ना उस राज्यसभा से ले रहा था, तो एक महीना इधर हो गया। फिर जब उसने अप्रूव कर दिया तो मैक्सिमम 6 महीने तक रह सकती है वो, लेकिन 6-7 महीना हो गए। ये थोड़ा ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। उसमें मेन कीवर्ड पकड़ने वाला मैक्सिमम था। हाँ ये एक्चुअली गैप आए दो की मतलब जो है ना इतना जो है ना इतने तक रह सकती है इमरजेंसी अप्रूव होने के बाद है। तो इसलिए सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए सेकंड वाला जब गलत हो जाएगा तो काजल का भी गलत हो गया, मोनिका का भी गलत हो गया। अब बचा क्या, एक और एक 4 और 1 3।
अब देखिए एक तीन, 3 नंबर क्यों नहीं होगा बताइए, 3 नंबर क्यों गलत है? थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है बताइए आप लोग। सस्पेंड नहीं होती है वो, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर सस्पेंड नहीं होती है, रिवोक होती है। अच्छा बनी रहती मतलब अगर चाहे हाँ तो पावर, या उनकी पावर रहती है, पर लोकसभा भी मतलब लेजिस्लेचर भी उस पे उस मतलब उनकी स्टेट लिस्ट पे लॉज बना सकते हैं, उनकी पावर सस्पेंड नहीं होती है पर स्टेट लेजिस्लेचर की। तो कौन से इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाती है? राष्ट्रपति शासन। हाँ, प्रेसिडेंट रूल में, प्रेसिडेंट रूल में जो है ना सस्पेंड हो जाएगी। तो अब ये क्लियर हो गया क्या? हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। हाँ डाउट है, हाँ हाँ जैसे अभी फर्स्ट टाइम पे लोकसभा से जब वहां से इशू होगा कि हम इमरजेंसी लगा रहे हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर को भी वहां से पास करना पड़ेगा बिल। तो ये मतलब तो फिर जैसे 6 मंथ्स बीत गए, फिर उसके बाद फिर वो बिल पास करेंगे। हाँ लोकसभा से बात करेंगे, हाँ तो फिर हाँ मतलब टोटल मतलब 7 मंथ्स ही होता है ना? हाँ हाँ टोटल 7 मंथ हो जाएगा। ओके ठीक है, हो गया। ये अब चलते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा तो नहीं है कि पहले लोकसभा करे या पहले राज्यसभा करे, कोई भी कर सकता है ना? हाँ हाँ कोई भी कर सकता है सर, कोई जरूरी नहीं है इसमें। हाँ लेकिन उसको अगर बंद करना है तो कौन करेगा? लोकसभा। हाँ ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए शुरुआत कोई भी कर सकता है लेकिन बंद करेगा लोकसभा ही, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मतलब क्या है ना कि आपको एक देखिए पॉलिटी में क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन क्या है ना घुमाता है एग्जामिनर कि छोटी छोटी चीज पकड़ लेगा। अब जैसे इसको देखिए, आप लोग सेकंड वाले में फंस गए थे, दोनों लोग फंस गए थे, तो क्या है ना कि ऐसी चीजों को आपको पकड़ना है। वाला पकड़ते तो शायद सही कर लेते, वो ही नहीं पता हाँ ना। तो वो थोड़ा सा जो है ना, और वैसे भी रुकिए 1 मिनट, ये सेकंड वाले में वैसे भी मैं आप लोगों को एक टेक्निक भी बताता हूँ यार आप लोग टेक्निक नहीं यूज कर पाए यार। कौन सी वाली भैया? ओनली वाली? नहीं, कि जो डाटा होता है ना, क्या होता है? डाटा गलत होता है। तो ये बताइए ये 6 मंथ क्या है? डाटा है। हाँ तो अगर आप 2 को हटा देते तब भी जो है ना आप लोग बी और डी क्यों लगाए फिर यहाँ से भी आप सही कर सकते थे वैसे यार। पता है मुझे ये भी करने में लग रहा था कि अरे कहीं तो कम, अरे अब ये टिक लगाया गलत हो जाए इसीलिए। हाँ नहीं वो समझ गया, नहीं आपकी बात मैं समझ गया। वो धीरे धीरे क्या है ना एक्सपीरियंस से आएगा। तो क्या है कि हाँ अभी थोड़ा अभी आप लोगों का सेकंड टेस्ट ही है यार, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो है ना आप मतलब डाउट ही नहीं था कि गलत हो ही जाएगा, तो मैंने कुछ यूज भी नहीं किया टेक्निक। कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो ये बताइए, अब बताइए नंबर 3 किसका सही किसका गलत है, कोई डाउट है तो बताइए। मेरा गलत है। अच्छा आप क्या लगाए थे? मैंने ए लगाया था। अच्छा तो आप सही ए को माने थे, नंबर 1 स्टेटमेंट को। मैंने इसको डाउट में रखा था, जब मैंने लास्ट में सॉल्व किया तो शायद पढ़ने में कुछ मिस्टेक हो गई, जबकि मुझे पता था कि 3 महीने से ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं अगर ऐसे निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार करते हैं। अब देखिए ये बताइए कि इसमें जो है ना थर्ड वाला क्यों गलत है, थर्ड स्टेटमेंट? क्योंकि बताना पड़ता है ना आधार किस बेस पे आप उसको अरेस्ट किया। बताना पड़ता है। हाँ अगर मतलब कोई नुकसान ना हो तो फिर नहीं, बताना नहीं पड़ता है। एक तो जानते क्या है कि किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में जो है ना बताना पड़ता है, हमेशा नहीं बताना पड़ता है। हाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसा डिटेंशन है ना कि जिसमें आपको अरेस्ट कर लिए ना तो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन कुछ स्पेशल केस होते हैं जहाँ पे बताना पड़ता है। तो ये बोल रहा है कि जो है ना कभी बताना नहीं पड़ेगा ना, इसलिए गलत हो गया। एक्चुअली बोला कि एग्जेम्प्ट करता है,
ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब देखिए आपको एक एक चीज पकड़ना है, आप देख रहे हैं ना, तो इसलिए थर्ड वाला गलत हो गया। अब बताइए सेकंड वाला क्यों गलत है? क्योंकि 3 महीने से ज्यादा लग सकते हैं एक हाँ कमेटी बना के। हाँ 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 राइट। अब फर्स्ट वाला आप सही कर दिए थे, क्यों? हाँ, इसको सही कर दिया था। अच्छा ये बताइए मतलब अच्छा ये बताइए पुलिस किसके अंदर आती है, स्टेट के अंदर कि सेंटर के अंदर? स्टेट के अंदर। हाँ, काजल आप बताइए। पुलिस हाँ स्टेट के अंदर ही आती है। अच्छा, तो फिर तो इसका आंसर फिर क्यों आपने गलत किया बताइए? जब स्टेट के अंदर आती है तो फिर ये बताइए, ये इसको किसी को अरेस्ट कौन करेगा? स्टेट ही, पुलिस ही करेगी ना। तो फिर स्टेट क्यों नहीं कर सकता? पार्लियामेंट अकेले क्यों करेगा? आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते थे यार। तो थोड़ी बड़ा प्रोविजन था तो मुझे लगा संसद ही बना सकते। नहीं नहीं नहीं। अच्छा भैया हाँ हाँ बताइए, जैसे सेकंड वाला जो ऑप्शन है, द प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, क्या अगर जैसे ये गलत है तो क्या हम इसको एनी जो लगा है इसके उस पे गलत कर सकते हैं इसको? अगर मान लीजिए ऐसा होता ना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ ए पर्सन जनरली डू नॉट एक्सटेंड मोर देन 3 months, तब सही हो जाता है। हाँ हाँ जनरली ये हाँ circumstances की वजह से हो हाँ गया ये गलत। हाँ, क्योंकि बोल रहा है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ना। ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। हाँ ये अगर इसी को ऐसा पूछता ना तो सही हो जाता है ये। एनी के बेसिस पे, जैसे यहाँ पे एनी वर्ड लगा है तो एनी के उस पे इसको गलत कर सकते थे क्या? जैसे अगर हम ऐसे ट्रिक तुक्का मारे तो हाँ कर सकते हैं। एनी आ गया, ऑल हो गया, नथिंग हो गया। एनी वाले जो भी ऑप्शंस, मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस इस क्वेश्चन पेपर में एनी वाले गलत ही मिले हैं मुझे। हाँ ये आपने सही दिमाग लगाया, यहाँ पे आप हाँ ट्रिक यूज कर सकते थे आप। हाँ तो इस समझ में आ गया क्वेश्चन प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाँ हाँ। वैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है? प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ 22 की 20 में? बताइए बताइए। 20 में। 20 में है? नहीं 22 में ही है यार। ऐसी चीजों में कंफ्यूज नहीं रहना यार। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो 22 है ना, ये बताता है कि किसी को अरेस्ट कैसे करना है। मतलब कि अरेस्ट के पहले की बात बताता है ये। और ये 22 बताता है अरेस्ट के बाद की बात। मतलब कि देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई क्राइम हुआ, राइट, और क्राइम होने के बाद जो अरेस्ट के बारे में क्या कैसे सिस्टम फॉलो करना है ना, मतलब अरेस्ट के समय ये होता है 22, और अरेस्ट के बाद जो जेल में जो चीजें होती है ना, ये होता है 20। ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात कर रहा है अरेस्ट की, इसलिए क्या है 22 है। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन 22 में ही होता है। हाँ मैं कंफ्यूज कर रहा था एक्चुअली, लेकिन यार कंफ्यूजन नहीं होना, एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक कैसे करना है। अरेस्ट की बात करेगा जहाँ पे 22 होगा। अरेस्ट के बाद जो जेल में होती चीजें ना, कि आप जो है ना अपने से कबूल नहीं कर सकते कि मैं अपराधी किया हूँ, ये सब चीजें क्या है ना जेल के अंदर होती हैं। तो ये सब 20 में है ना? हाँ जी ये आगे चलते हैं। ये नंबर 4, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये बताइए किसने अटेम्प्ट किया और किसका गलत था किसका सही? मेरा गलत। ये सही था मेरा। इसीलिए मैंने भेजा था क्या, रेट से। अब देखिए अच्छा रेट से देखिए। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ।
ये बताइए जो है, ऐसा कौन सा रिट्स है इन 5 में से जिसको जो है केवल वही आदमी यूज कर सकता है जो उससे पीड़ित है, मतलब अफेक्टेड है। केवल एक ही ऐसा रिट्स है। हम्म? हाँ बताइए, ये सब चीज मैंने उसे कौन सा बंदी प्रत्यक्षीकरण उसको बोलते हैं, इंग्लिश मुझे याद नहीं आ रही। हैबियस किसी को जेल में जब रखा जाता है, हैबियस कॉर्पस? नहीं, बिल्कुल गलत। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा रिट्स है जिसको केवल वही आदमी यूज कर सकता है जो उससे खुद अफेक्टेड हो, मतलब उसके रिलेटिव से भी कोई दूसरा आदमी जो है ना उसके बिहाफ से यूज नहीं कर सकता उस रिट्स का। केवल एक ही रिट्स ऐसा है और वो है, जानते क्या? मैंडेमस। हाँ, अब इसमें सब चीज मैंने उस वीडियो में क्लियर किया 10 मिनट के अंदर। वो मैंने वीडियो बहुत अच्छे से बनाया है। ये जो है ना आप लोग जो है ना इसके बाद जरूर देख लीजिएगा वीडियो। चलिए मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। अच्छा ये बताइए, ऐसा कौन सा रिट्स है जिसको कोई भी आदमी यूज कर सकता है चाहे अफेक्टेड हो या ना हो? हैबियस कॉर्पस। आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, ये होगा क्यू बारंटो। क्यू बारंटो। कैसे? आप बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी ने एग्जाम कराया है प्रीलिम्स अपना, और मान लीजिए कि किसी को शक है कि प्रीलिम्स में चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो जो आदमी एग्जाम दिया है क्या जरूरी है कि वही बस इसको जो है ना बोले? ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी बोल सकता है। जो एग्जाम नहीं दिया वो भी बोल सकता है भाई कि हाँ चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है। तो ये होता है क्यू वारंटो के अंदर, ऐसा बोल रहा हूँ। तो चाहे आदमी अफेक्टेड हो या ना हो, अगर क्यू वारंटो का यूज कर रहा है तो वो आदमी हर कोई यूज कर सकता है इसको। हाँ, अब देखिए ऐसी मैंने बहुत सारी चीजें जो है ना उस 10 मिनट के वीडियो के अंदर क्लियर की है। अभी आपसे मैं ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा ना जो आप लोग नहीं बता पाएंगे, मेरे को पता है। लेकिन क्या है ना कि वो आप लोग वीडियो देख लीजिए, 10 मिनट का वीडियो है। देखिए जो मैं आप लोगों को वीडियो भेजता हूँ ना, वो क्या है ना कि वो मुझे पता है कि आप लोग जो है ना किताब से पढ़ के भी उतना नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे जितना मैं उसे। अब देखिए ये मैं चीज़ आपको ये सब चीज़ें पूछ रहा हूँ ना, ये जो है ना आपको लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा। वो क्या है ना कि मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज दे करके जो है ना वो सब करके जो है ना मैंने एक साथ जो है ना उसको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने अपने लिए ही है उस वीडियो को बनाया है, अपने लिए ही, उसमें कोई और नहीं था, अपने लिए वीडियो बनाया था। तो उसको जरूर देखिएगा, इसके बाद जरूर देखिएगा क्योंकि मैं कल फिर से पूछूंगा, ठीक ना? केवल 10 मिनट का वीडियो है। अरे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, एक एक चीज़ अच्छे से। अच्छा ये बताइए, चलिए पूछ ही देता हूँ। मान लीजिए कि जैसे मैं जाता हूँ आधार कार्ड बनवाने हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जो है ना मेरा जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है वो मऊगंज में बदल गया है, तो अब मान लीजिए मेरे को आधार कार्ड में चेंज करवाना है। मैं गया मान लीजिए ऑफिस आधार कार्ड सेंटर। अब क्या है कि आधार कार्ड वाले जो है ना मेरा काम ही नहीं कर रहे हैं, बोलते कल आओ कल आओ, है ना? तो अब बताइए मैं जो है ना कौन से रिट्स का यूज करूंगा? बताइए। मैं को वारंटो आप बताइए मोनिका। परमादेश। हाँ, मैंडमस यूज करेंगे, परमादेश। यार चूंकि देखिए उसका मतलब ही वही होता है ना कि आदेश देना किसी को। देखिए अब देख आधार कार्ड सेंटर वाला मेरा काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको जो सरकार आदेश दे के वो काम करे। देखिए पर ये तो पब्लिक ऑफिशियल के लिए यूज होता है ना मैंडेमस तो। नहीं तो देखिए, नहीं तो आधार कार्ड सेंटर में कहाँ जाऊंगा? आधार कार्ड सेंटर गवर्नमेंट भी तो होता है ना। देखिए
हाँ, जैसे दिल्ली में कश्मीरी गेट में है आधार कार्ड सेंटर, बहुत बड़ा सेंटर है पूरे दिल्ली का। तो वहाँ जो है ना, मैं एक बार गया था। तो वैसा बोल रहा हूँ ना, जैसे मान लीजिए कि आप जाते हैं मऊगंज, मान लीजिए अपना वो माने ना, ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट है। हाँ, तो मान लीजिए वो आपका नहीं बना था ना, तो आप कहाँ करेंगे अपील? इसी मेंटेनेंस के अंदर। हाँ, कि मेरा क्यों नहीं बना रहा है वो, ऐसा है। ये सब ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं यार। देखिए, अब ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और यूपीएससी भी पूछेगा, लेकिन क्या है ना कि अब इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि क्या है कि टाइम जा रहा है। तो आप लोग जो है ना वो वीडियो देखिए, और आप लोगों ने वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, मैं कल फिर चेक कर लूंगा कोई क्वेश्चन पूछ के। आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये पांचवा बताइए, पांचवा किसका सही हुआ, किसका गलत हुआ? मेरा सही है। अरे वाह, दोनों का सही हो गया, सही है यार। अब देखिए, चलिए, अब दोनों का सही हो गया ना, तो मैं नहीं फिर हो गया। हाँ, दोनों का सही हो गया ना। अब मैं इसमें कुछ आपको एडिशनल नॉलेज बताता हूँ। देखिए, ये बोल रहा है कि आप ब्रिटिश सिटीजन्स स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। अब देखिए, ऐसा कौन कौन सा राइट्स है जिसको, जो केवल जो है ना, जो फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है, बताइए कौन कौन सा है? 15, 16, 19, 29, 30। 16, 19, 29, 30। 30। अच्छा, ओके, हाँ, गुड। अच्छा, बताइए, एक और इसी में है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है ना, जिसको प्राइवेट, अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसको प्राइवेट पर्सन के खिलाफ यूज कर सकते हैं? क्या? ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको प्राइवेट पर्सन के खिलाफ यूज कर सकते हैं? जनरली जो 23 और 17। हाँ, ये Yes. ये दो ऐसे आर्टिकल है ना, जिसको जो है ना, मतलब जो है, आप किसी के, चूंकि यहाँ पे क्या इसमें है, अनटचेबिलिटी, और उसमें है क्या है कि ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर। हाँ, तो जो है ना, तो क्या है ना कि ऐसे इन्फॉर्मेशन क्या है ना, कभी कि जो है ना काम आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। हम ये 6 नंबर बताइए, 6 नंबर क्या था आप लोगों का? सही था मेरा। अच्छा, 6 तो मेरा गलत हो गया था। आपने लगाया क्या था? मैंने लगाया था ए। अच्छा, आपने ए लगा दिया था। अच्छा, उसमें टी होगा फिर। अच्छा, ए क्यों लगाया आपने? स्टेटमेंट 1 को क्यों सही किया, बताइए मेरे को। मैंने ये ओनली टू सिटीजन्स देख के मुझे लगा कि सिटीजन्स बस को होता है। यार, राइट टू प्रॉपर्टी तो वैसे भी फंडामेंटल राइट नहीं है ना। राइट टू प्रॉपर्टी वैसे फंडामेंटल राइट, तो जो फंडामेंटल राइट नहीं है वो सबके लिए अवेलेबल होगा ना फिर। तो ओनली टू इंडियन सिटीजन क्यों होगा फिर? ये है। और मैंने उससे कनेक्ट किया था, जैसे एनआरआई और उशियाई कृषि भूमि खरीद सकते हैं। हाँ, वही ना, मैंने आपको हाँ कल ही तो बताया था यार, कि जो ओसीआई होता है ना, वो केवल वोट नहीं दे सकता, लेकिन क्या है ना कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कर ही सकता है ना, जॉब कर सकता। मुझे इसमें रिलेट नहीं कर पाई मैं। अच्छा, चलो कोई नहीं। तो अब देखिए, जब फर्स्ट वाला गलत हो गया तो केवल ऑप्शन एक ही बचता है फिर, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, बताइए, ये 7 नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। सही है, बन गया है ये। मेरे भी सही। हाँ, अच्छा बताइए, जो ये प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस है, तो ये किसमें है? डीपीएसपी में है कि फंडामेंटल ड्यूटी में है? 3rd नंबर जो इसमें ऑप्शन दिया है। डीपीएसपी में है। तो ये इसको फंडामेंटल ड्यूटी क्यों नहीं बनाया गया है?
फंडामेंटल ड्यूटी क्यों नहीं बनाया गया? इसके पीछे एक लॉजिक है एक्चुअली। क्या सिटीजन रहेंगे इंटरनेशनल पीस? सिटीजन्स के लिए होता है। तो अच्छा ये बताइए, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, फॉरेनर के लिए है कि केवल सिटीजन के लिए है? ओनली सिटीजन। ओनली सिटीजन के लिए है? ये फंडामेंटल ड्यूटी है ना? हाँ हाँ, दोनों के लिए, दोनों हाँ के ओनली लिए सिटीजन। नहीं करते। ओनली सिटीजन के लिए ही है। अब देखिए इसी का इसमें आंसर है, इसी का देखिए इसमें आंसर है। देखिए जब ये ओनली सिटीजन के लिए है, जब ये ओनली सिटीजन के लिए है, तो फिर इंटरनेशनल पीस से क्या मतलब है सिटीजन को? वो तो देश के बाहर होता है। इंटरनेशनल अगर ये होता कि प्रमोशन ऑफ नेशनल पीस है, इंटरनेशनल मतलब कि ये तो सरकार का काम है यार। तो इसलिए क्या है ना कि अगर मान लीजिए आपको नहीं ना पता होता ना, तब भी आप इसको दिमाग ला के ऐसा हटा सकते थे। आप लोगों को पता था तो अच्छी बात है। तो इसका आंसर जो है ना 1 और 2 होगा, ये बता रहा हूँ। तो देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, जो है ना कि जो आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन आपको दिमाग ऐसा लगाना पड़ेगा। आ गया समझ में ना? यस, हाँ जी। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। बन गया है। सही था मेरा। अच्छा, नो एंड कैन टेक अवे है ना? हाँ सही है। ओके, अब इसमें आई थिंक कुछ समझने की जरूरत है नहीं। फंडामेंटल राइट आपको पता है, ये भी पता है, लीगल राइट भी पता है, सिविल राइट भी पता है। तो इसमें क्या ही समझाएं हम, आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। सही है। अच्छा, आपका? झूठ नहीं बोलना उस पे। हेलो, हाँ बताइए। हाँ ये आपका 9 थोड़ा बताइए, सही कि गलत है? 9 है। 9 सही था। अच्छा सही था। कोई समझाने की जरूरत है क्या? नो, मेरे पे कोई नीड नहीं है ना? ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10। पेन तो किया ही नहीं मैंने। करना मैंने भी नहीं किया था। करना भी नहीं चाहिए। नहीं करती तो इसलिए नहीं किया। अगर नहीं आता तो नहीं करना चाहिए। तो जानते क्या है, ये एक्चुअली एक टर्म है जो, जानते क्या है, जो एक्चुअली क्या है ना कि ऐसे टर्म आपको आते रहेंगे एक दो, उसी दिन स्किप करने के लिए होते हैं। जानते क्या, कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए ही होते हैं एक्चुअली। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है ना स्किप करने के लिए होते हैं। वो देखिए गवर्नमेंट जानते क्या है, जो पेपर बनाता है ना, वो चाहता है कि आप एक दो क्वेश्चन को स्किप कर दे ताकि उसकी इज्जत बनी रहे ना। नहीं तो आप सब क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर देंगे, उसे लगेगा कि भाई तो सब क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर दिया। तो क्या है ना कि देखिए आप इसमें ज्यादा लोड मत लिया करें कि यार ये क्वेश्चन छोड़ दिया मैं, नहीं, ठीक है छोड़ने के लिए होता है। और वैसे भी यूपीएससी में कट ऑफ कितना जाता है यार, 80-90 जाता है 200 में, तो क्या जरूरत है सब करने की, ये भी तो है। तो इसलिए है। वैसे ये ना इसको वैसे क्या है ना कि आप लोग जो है ना इसको एक कहीं लिख लीजिएगा, ये टर्म अच्छा है। ऑडी ऑल्टरम पार्टन मतलब द प्रिंसिपल ऑफ फेयर हियरिंग इन लीगल प्रोसीडिंग। ये एक्चुअली उनको पता रहता है जो एक्चुअली जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि ये जुडिशियल टर्म है ना, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, ठीक ना? इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। आगे चलते हैं 11 नंबर। अच्छा 11 नंबर तो सबको बन गया होगा शायद, यस, है ना? बन गया। अब चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर ये भी सबको बन गया होगा। ये भी किया ही नहीं। नहीं किए आप? नो,
अच्छा, अब ये मोनिका बताएंगे कि इसका आंसर सी क्यों होगा। बताइए मोनिका। क्योंकि आर्टिकल 21 में मतलब जुड़ते रहते हैं ना, कोई ना कोई प्रोविजन जुड़ते ही रहता है। तो वो तो डीपीएसपी में भी जुड़ता है कि 49B 49C, उसमें भी जुड़ता है। तो चेंज होता रहता है वो। चेंज होता रहता है कौन? जैसे अभी मतलब इन्वायरमेंट के लोग मतलब अभी पर्यावरण सुरक्षित पर्यावरण को लेके जोड़ा था ना एक प्रोविजन। किसमें? आर्टिकल 21 में। हाँ, अच्छा, तो इसलिए जो है ना ये लिविंग ट्री तो है। मैंने इसको उससे जोड़ा था, जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी मतलब समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। अच्छा, काजल आपको समझ में आ गया? मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा, देखिए ये मोनिका ये बोल रही हैं कि जो आर्टिकल 21 है ना, इसमें क्या है ना कि कभी कभी बीच बीच में क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना नई नई चीज़ें इसमें ऐड करता रहता है। जैसे मान लीजिए कि जो है ना राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू फ्री ट्रायल, राइट टू स्लीप बीसी के अंदर आता है। सोने का अधिकार आर्टिकल 21 में आता है। तो है ना, तो मतलब इसमें जुड़ता रहता है। इसलिए जो है ना ये बोल रही है जो है ना कि ये लिविंग ट्री है। तो क्या सही है बताइए? मुझे नहीं पता सही है या नहीं, तो मतलब समझ में तो आ गया ये। अच्छा, अब तो फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा ना उनसे, मोनिका से, कि जो है कि वो तो और भी आर्टिकल में जुड़ता रहता है। जैसे डीपीएसपी में 43B है, फिर 39B है, 39C है, ये सब जुड़ते रहते हैं बीच बीच में। तो ये तो लिविंग ट्री नहीं है। तो इसके जानते क्या रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, हेलो, हाँ? देखिए अब देखिए इसका रीजन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर दूसरे जगह कहीं अगर ऐड होता है ना, तो उसमें जो है ना उसमें सेक्शन ऐड होते हैं। जैसे देखिए 39 है, ये ए है, बी है, सी है, डी है। लेकिन 21 में क्या है ना कि 21 में सेक्शन नहीं जुड़ता, सीधे इसको एक्सपांड कर दिया जाता है कि ये राइट टू स्लीप इसके अंदर आता है, फिर राइट टू एजुकेशन आएगा, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट आएगा, राइट टू फूड आएगा, है ना, है ना। अभी तो इस कुछ दिन पहले राइट टू मैरिज भी था इसमें, फंडामेंटल राइट कि जो है ना अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप किसी से शादी कर सकते हैं, आर्टिकल 21 में ही था। तो कहने का मतलब ये कि इसमें सेक्शन ऐड नहीं होता, इसमें डायरेक्ट ऐड हो जाता है। इसलिए कहने कि ये लिविंग ट्री है एक्चुअली। हाँ, तो ठीक है, हो गया, बढ़िया बढ़िया है। चलते हैं आगे। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। मेरा भी गलत है। अच्छा, आप लोग लगाए क्या थे बताइए तो? डी लगाया। डी। और आप? मैंने भी डी। अरे दोनों लोग डी लगा दिया। देखिए ये बताइए दोनों लोगों में डी में 4 कॉमन है, चौथा स्टेटमेंट। और चौथा वाला को क्या बोल रहा है? इन द इवेंट ऑफ ए ब्रेक डाउन ऑफ लैंड ऑर्डर इन द स्टेट। देखिए अब एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन स्टेट अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप लोग जो है ना अगर किताब से हट के सोचे तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। ये बताइए कि अगर किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाना है यानी प्रेजेंट रूल लगाना है तो किस कंडीशन में लगा सकते हैं। अब चौथा बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो राज्य है उसका लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। ये बताइए लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसे भी खराब होता रहता है, हर दिन खराब होता रहता है यार, कि ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे कितनी बार लगाएंगे इमरजेंसी फिर? देखिए ये तो बहुत बेग हो गया टर्म ना कि लैंड ऑर्डर खराब हो गया इसलिए लगा दी इमरजेंसी। नहीं नहीं यार, ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाए तब भी देखिए इसका आंसर आ जाता। वो आपको फंसा रहा है एग्जामिनर। तो अगर चौथा को आप हटा देंगे तो देखिए सीधे ऑप्शन जो है ना सी और ए बचता है। और इसमें 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही है कि इफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रिजाइन बिफोर कंप्लीटिंग 4th। इससे क्या मतलब है? रिजाइन दे दिया उसमें क्या दिक्कत है? इसे थोड़ी प्रेजेंट रूल लगेगा। बस 4 में ही गलत हुआ, बाकी तो
बाकी तो एलिमिनेट कर पाए थे। हाँ, तो देखिए कहने का मतलब क्या है ना, देखिए कहने का मतलब क्या है ना कि कभी कभी क्या है ना कि क्वेश्चन आसान होते हैं, बस थोड़ा सा क्या है ना कि अपन को क्या है, थोड़ा सा दूसरा एंगल लेना पड़ेगा आंसर लाने के लिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा क्या ऐसा हो सकता है। क्योंकि लैंड ऑर्डर मतलब खराब हो गया, मतलब कि यार ऐसा तो बहुत खराब होता रहता है, हर दिन खराब होता है। आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए कोई स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए ना कि हाँ इस कंडीशन में लग जाएगा, ऐसा होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा अगली बार से। चलते हैं आर्टिकल नंबर, अरे आर्टिकल, हाँ हाँ बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसका क्या मतलब है? अच्छा क्या बोल रहे हैं? ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अच्छा ओके, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं ना, वो कोई स्टेट जो है ना उसको फॉलो, हाँ कोई स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन, समझ गई। हाँ लॉ एंड ऑर्डर अलग है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ये अलग है। हाँ, क्योंकि लैंड ऑर्डर तो बस वैसे कि मैं पुलिस अपना काम कर रही है, ये हो गया। लेकिन ये लैंड, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब कि बहुत सारी चीज हो गई ना, मतलब कि हाँ जैसे मान लीजिए कि जो कोई आदमी जो है वो मान लीजिए एमएलए या फिर एमपी नहीं है और उसे चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब फेल हो गई, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो इस कंडीशन में क्या है ना कि जो है ना फिर जो है ना वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी जाएगी, क्योंकि जो ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ऐसा है। हम्म, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं किया मैंने। अच्छा मैं सही था। इसमें पूछ क्या रहा है, करेक्ट। अच्छा अच्छा पर्सन, अच्छा आपने इसको क्यों नहीं किया यार, करना चाहिए था। इसमें क्या डाउट था आपको बताइए। पहला और फर्स्ट और डी ऑप्शन में मुझे डाउट था। पहला तो मुझे पता ही नहीं था, डी मुझे, डी भी नहीं पता था, डी मुझे याद नहीं आया। यार ड्यूटी थोड़ी है यार कि जो है ना कि अनटचेबिलिटी को अबोलिश, देखिए यार कोई भी चीज जानते क्या है, देखिए कोई भी चीज क्या है ना उसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते आप। ये बोल रहा है कि अबोलिश करना मतलब कि उसको जड़ से खत्म कर देना, ये पॉसिबल ही नहीं है यार, है ना। जैसे करप्शन, आपको लगता है कि करप्शन कभी जीरो हो जाएगा? करप्शन कम हो सकता है लेकिन जीरो कभी नहीं होगा ना कि उसको जड़ से खत्म कर दो। तो ऐसे ही कुछ चीज क्या है ना कि उसको अब आप अबोलिश नहीं कर सकते, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो भैया हाँ हाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन इस उसको गलत कर सकते थे क्या, कि इसमें डाटा दिया हुआ है? डाटा नहीं, हाँ नहीं नहीं इसमें, अच्छा आपका ये क्वेश्चन अच्छा है, पर जानते क्या है, जानते क्या है, देखिए कोई अगर स्टेटमेंट होता है ना तो आपको ये समझना है कि उस स्टेटमेंट का फोकस पॉइंट क्या है। अब ये बताइए, ये जो आप फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बता पढ़िए और बताइए कि इसमें फोकस पॉइंट क्या है इस स्टेटमेंट का। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। नहीं नहीं, ये फोकस पॉइंट नहीं है। फोकस पॉइंट इसमें ये है कि अनटचेबिलिटी जो है ना ये डिफाइंड है कि नहीं है। ओ, अनटचेबिलिटी तो डिफाइंड है ही नहीं कहीं। हाँ, तो इस स्टेटमेंट का फोकल पॉइंट ये है। तो चाहे देखिए जहां पे जिसका फोकल पॉइंट हो ना वहां पे एग्जामिनर चेंज करता है, उसके बेस पर चेंज नहीं करेगा जो है ना कि जो है ना कि ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 या इसमें डाटा में फोकस ही नहीं कर रहा है एक्चुअली में। तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने उसे सही पूछा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे इसका बी क्यों गलत है बताइए। बी 2 ईयर का नहीं होता है, कुछ मंथ्स का होता है कुछ टाइम होता है साथ में। 2 इयर्स 3 मंथ्स ना कुछ 6 मंथ का होता है, आई थिंक 6 मंथ का। हाँ ठीक है। हाँ, 6 मंथ और फाइन भी लगाएगा वो। हाँ ऐसा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ये तो सही हो गया होगा शायद।
यस। मोनिका? हाँ सही। हाँ। 16? ये भी सही है। ये भी सही। अच्छा 1 3 4। हाँ, चूंकि स्ट्राइक अलाउड नहीं है ना, ये बोल रहा है स्ट्राइक यस। करना, हड़ताल करना। हड़ताल कहाँ से अलाउड होगा? फिर है 17। नहीं किया। ये गलत है मेरा। अच्छा, गलत हो गया। आप किए क्या थे उसे इसमें? डी किया था मैंने। जानते क्या है, ये जो है ना पूरे पेपर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है, इस पूरे पेपर का 17 नंबर। मैं इसको देखते ही गुड लिख दिया था, ये गुड क्वेश्चन है। जानते क्यों? क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। अब देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, ये थर्ड वाला पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब पैसा, है ना। तो ये बताइए पैसा और फाइनेंशियल मैच कर रहा है ना, हाँ। तो लोग इसको क्या कर... इसीलिए उसको डाल दिया। हाँ, इसीलिए क्या है ना कि मोनिका ने जो है ना डी लगा दिए थे, इसलिए मैंने लिखा था कि गुड क्वेश्चन है। ये एक्चुअली एग्जाम में फंसा रहा है आपको, अब समझिए उस चीज को। कभी ये मैंने अपने एलिमिनेशन टेक्निक में भी बताया है कि अगर एग्जामिनर आपको कहीं भी फंसा रहा है तो आप उसको समझिए, वो जानबूझ के जो है ना ऐसा स्टेटमेंट बना रहा है कि आप ट्रैप हो जाए। देखिए वो क्या बोल रहा है कि सेंटर मॉडिफाइज द कंस्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर स्टेट। बिल्कुल गलत है यार, रेवेन्यू नहीं करता है, रेवेन्यू नहीं करता है, ये करता है नेशनल। राष्ट्रीय आपातकाल वाला है ना ये। हाँ, ये राष्ट्रीय आपातकाल में करता है रेवेन्यू, फाइनेंशियल इमरजेंसी में नहीं करता। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या है ना कि बस सैलरी कम कर देता है लोगों की, कुछ लोगों की सैलरी कम कर देता है। हाँ, लेकिन लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी कम करेगा यार सेंट्रल स्टेट में। ये है, तो ये है। आगे चलते हैं, इसमें कोई डाउट है काजल? हाँ, आगे चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर बताइए, ये भी फैक्चुअल है। ये सही है। मेरा गलत हो गया है। अच्छा, वैसे गलत नहीं होना चाहिए यार, ये चूंकि कहते क्या है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, ये आपको याद ही होना चाहिए। चूंकि देखिए जो सारे अमेंडमेंट तो इसी से किए गए हैं ज्यादातर, 42 से। एक हाँ 44 वाला है। 44 तो आएगा ही नहीं यार, 44 तो सीधे हटा देना चाहिए, आज तो ओनली 2 हो जाएगा। ये 44 वाला गलत हो गया, बाकी दोनों तो पता थी। अच्छा, कोई नहीं होगा, फैक्चुअल था, उसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, 19 वाला बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन था वैसे। ये भी सही। हाँ, मेरा गलत हो गया। अच्छा आप क्या किए थे? मैंने सी किया था। यार ऑल द फंडामेंटल ड्यूटी, यार ऑल एक एक्सट्रीम वर्ड है ना यार, आपको बताया है मैंने ना अपने एलिमिनेशन में कि जो एक्सट्रीम वर्ड हो जाए, ऑल, एनी, एवरी और। इसमें मेरी गलती यहाँ पे हो गई है कि मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। यहाँ पे ऑल लिखा है और अभी करंटली तो 11 है, पर शुरू में 10th है, मैंने गलती कर दी यहाँ पे। हाँ वही ना यार। और थर्ड वाला तो गलत, ये पता ही नहीं था फॉरेनर्स और सिटीजन्स का, गलत हो गया। अच्छा चलो कोई नहीं, हो गया, हो जाता है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर, अरे आर्टिकल बोलता हूँ, इसमें चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में। ये वाला बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20। गलत है मेरा। ये सही था। आप क्या किए थे काजल? मैंने ए कर दिया था। 1 मिनट, हाँ मैंने ए कर दिया था। अच्छा,
फंडामेंटल ड्यूटी। मैंने अच्छा गलती यहाँ पे कर दी थी भैया, यूएसएसआर होना चाहिए था ना, ये मैंने गलती कर दी थी। और हाँ, समझ गया। थर्ड वाला देखिए जानते क्या है, देखिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ आज। जानते क्या है, एक जगह होता है राइट्स और एक साइड होता है ड्यूटी। तो ये जो राइट वाला काम होता है ना, ये लिबरल वाले करते हैं, राइट की डिमांड है। और जो ड्यूटी की डिमांड करते हैं ना, ये करते हैं सोशलिस्ट। और रसिया क्या है? सोशलिस्ट। हाँ, और यूएसए क्या है? लिबरल है। तो इसलिए इंडिया जो है ना, फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया है, और फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से। हाँ, ये है, तो अब ध्यान रखिएगा। और थर्ड वाला ऑप्शन बताइए भैया। थर्ड वाला तो सही है ना? हाँ थर्ड वाला सही है, हाँ थर्ड सही है, थर्ड सही है। थर्ड वाला सही है। ओके। तो ये है, आगे चलते हैं। 21 नंबर बताइए। सही है। मेरा अच्छा, लीगल राइट क्यों नहीं होगा? ये बता, डी क्यों नहीं होगा, बताइए। क्योंकि संविधान में मेंशन है ना। लीगल राइट अगर होगा तो फॉरेनर्स के लिए भी हो जाएगा ना। मतलब कोई कानून बना के थोड़ी ना ये अधिकार दे दिया गया है, तो ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, राइट टू वोट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हाँ सही है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना, आर्टिकल 326 में, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई डाउट है इसमें? नो नो डाउट। नहीं, मेरा सब सही है। ठीक सही है क्या? कौन सा वाला? मतलब मैंने भी जैसे ये अगर फंडामेंटल राइट में होगा तो फिर जैसे अगर ये नहीं कुछ नहीं, सॉरी कुछ भी नहीं। अच्छा, आपने पूछा था लीगल राइट क्यों नहीं है, तो अगर लीगल राइट होगा तो फिर सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए होगा। वो नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हो जाएगा ना दोनों के लिए। अच्छा ठीक है, ठीक है फिर। लेकिन इसमें भी कुछ कैटेगराइजेशन है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी जो है ना, कुछ ऐसे हैं जो फॉरेनर के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे राइट टू वोट है ना। हाँ। तो ये राइट टू वोट जो है ना, फॉरेनर के लिए नहीं है। जब तक वो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं लेंगे, तब तक जो है ना, वो राइट टू वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों केस में अप्लाई होगा, लीगल राइट में भी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में भी। ठीक है ना? हो गया। अब बताइए 22। ये तो यार बहुत ईजी है। गलत हो गया। मेरा गलत था। गलत कर दिए यार इसको, आप बताइए। मेरा सही। या काजल इसको गलत क्यों किए, आप बताइए मेरे को। गलत हो गया क्योंकि मुझे आर्टिकल्स नहीं याद है इसलिए। नहीं, आर्टिकल पूछ ही भी कहाँ रहा है यार वो। देखिए नहीं देखिए, कोई बात नहीं। मैंने पता नहीं क्या सोचा और मैंने ये कर नहीं दिया। देखिए, कोई बात नहीं। जानते क्या है, देखिए, हाँ सादा रिवीजन अच्छे से ना कर पाए होंगे आप। देखिए जानते क्या, ये राइट टू जो एक्सप्लॉयटेशन है ना, ये तो 23-24 हो गया है ना। राइट टू फ्रीडम जो है ना, ये कहाँ से है, 19 से 22 हो गया है ना। तो ये जो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में है, तो इसी के अंदर आएगा ना, राइट टू एजुकेशन। ऐसा है, कोई नहीं है। लेकिन ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वैसे ये गलत नहीं होना चाहिए था, ध्यान रखिएगा अगली बार। चूक जानते क्या, अगर ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, तो फिर जानते क्या है, फिर क्या है ना, फिर थोड़ा जाता क्या है ना, कि फिर दिक्कत हो जाती है सिलेक्शन में। हाँ मतलब ये तो टेस्ट है ठीक है, पर रियल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गलत करने का मतलब ये है कि ब्लंडर, मतलब
क्योंकि क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि एग्जामिनर जानबूझ के आपको कह रहा है कि आप इसमें नंबर ले लो। ओके। वो जानबूझ के बोल रहा है कि यार आप इसमें नंबर ले लो, चलो हो गया। हाँ, जैसे इस बार जो है ना यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? अब आर्टिकल 51। हाँ, ये तो मैंने भी कर लिया था। हाँ, और ये जो है ये पीवाईक्यू 3-4 बार पूछ चुका है यूपीएससी, फिर से उसको पूछा था। वो जानबूझ के पूछा था कि चलो एक दो क्वेश्चन ऐसा दे दो जो कि सब लोग कर रहे हैं। तो खुश करने के लिए, है ना। हाँ, तो क्या है ना, लेकिन मतलब वो आने के लिए। हाँ हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा देता है ना कि कोई न कर पाए, ये भी है। वो उसका उसका सिस्टम होता है। इसलिए क्या है ना कि कभी जो है ना ज्यादा खुश और ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए कि मतलब कि बहुत टफ आ गया। वो जानबूझ के टफ दिया पेपर कुछ क्वेश्चन, तो इसलिए नाराज नहीं होना है। और बहुत आसान आ गया तब ज्यादा खुश नहीं होना है। वो चाह रहा है कि भाई एक दो क्वेश्चन सब कर लो, ये ध्यान रखिएगा। देखिए देखिए, वो जब पेपर बनाते हैं ना तो उनके मन में ये रहता है ना कि देखिए 3 लेवल का पेपर होता है ना, एक इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट है। तो क्या है ना कि कुछ क्वेश्चन वो इसमें रखते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट में रखते हैं और कुछ क्वेश्चन रखते हैं डिफिकल्ट वाले में, ऐसा रहता है। तो वो क्या है ना कि क्वेश्चन इजी डिफिकल्ट आते रहेंगे आपको, बस क्या है ना कि आपको जो है ना अपना बैलेंस बनाए रखना है एग्ज़ाम टाइम में कि जो है ना कि ठीक है जो भी है। आगे चलते हैं, 23 वाला बताइए। गलत है मेरा। मेरा भी गलत है। अच्छा, क्यों गलत है बताइए, आप क्या किए थे आप लोग? 4th नंबर की वजह से गलत हो गया। नहीं, आप किए क्या थे बताइए, पहले आंसर क्या लगाए थे? मैंने किया था। बी डी फॉर डॉग। बी बी अच्छा, बैट। बी फॉर बैट। और आप क्या लगाए थे? हाँ, मैंने भी बी किया था। अच्छा यार, आप लोग 4 क्यों लगा देते हैं यार? देखिए, चलिए 4 पढ़ते हैं। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट। भैया हाँ, इसको ये बेसिस पे गलत कर सकते हैं क्या कि इसमें ए नहीं लगा है? हाँ, पहला वाला भी गलत है क्योंकि पहले में भी ए नहीं लगा है। तो फिर आप गलत क्यों नहीं किए? क्योंकि मैं तुक्का मारने का रिस्क नहीं ले सकती थी ना। हाँ तो अब थोड़ा फेल तब तो कर पाओगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक है, मतलब ठीक है, लेकिन देखिए इसका मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है। देखिए, जानते क्या होता है, ये किसकी बात कर रहा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कि आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक का है ये, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये क्या बोल रहा है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड इन एनी। यार एनी मतलब क्यों? अगर मान लीजिए कि मुस्लिम की है एजुकेशन, तो वहाँ पे भाई देंगे ना वो अपना इस्लाम वाला सिस्टम, देंगे नहीं देंगे? तो फिर क्यों प्रोहिबिटेड होगा? बोल रहा है एनी एजुकेशन सिस्टम, ऐसा क्यों होगा? एनी क्यों होगा यार? एनी नहीं हो सकता ना। तो इसलिए क्या है ना कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर पूरी तरह से मतलब पैसे देता है तो फिर नहीं दे सकते ना। कैसे देता है तो? मतलब जैसे पूरी तरह से अगर फंडिंग राज्य करता है तो फिर नहीं दे सकते ना, मतलब एजुकेशन। हाँ, ये बोल रहा है एडमिनिस्टर कर रहा है ना, तो एडमिनिस्टर करने में क्या दिक्कत है उसको? एडमिनिस्टर तो ऐसे सरकार सबका करता है, प्राइवेट का भी करता है, उसमें क्या है? ये इसका जो है ना लॉजिक ये है, आगे समझ में। वैसे 1 क्यों नहीं होगा बताइए? थोड़ी एक्सट्रीम भी लग रहा है और होता भी नहीं है। सर्कमस्टांसेस लिखा है, हाँ किसी भी सर्कमस्टांसेस में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो कुछ सर्कमस्टांसेस पे तो लगा सकते हैं। हाँ, जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, हेल्थ हो गया, मोरालिटी हो गई, है ना, इनमें तो लगा ही सकती है। सही कह रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। 24 नंबर, ये भी फैक्चुअल है। मेरा गलत। मेरा भी गलत है। इसमें मुझे डाउट है।
सेकंड नंबर में। लेकिन जानते क्या है, ये पूरे पेपर का सेकंड बेस्ट क्वेश्चन था। जानते क्यों? क्योंकि इसमें फिर से एक एक चीज जो है ना एग्जामिनर खेला है। एग्जामिनर जानते क्या किया है? देखिए आप यहाँ पे पढ़िए, ये वाला डीपीएसपी का थर्ड वाला, लेजिस्लेचर बट नॉट एन एग्जीक्यूटिव। ये देखिए, ये एक्चुअली जो है ना गलत कर दिया है। ये जो है ना एक्चुअली ना तो देखिए, ये तो आप लोगों को पता है ना कि जो डीपीएसपी है वो तो ना इन्फोर्सिबल है ना जस्टिसबल है, राइट? तो फिर ये बताइए आप लोग इसको गलत क्यों नहीं किए? ये बी वाले को वैसे आप लोग इसका आंसर क्या किए थे बताइए? सी। ए यार, वही तो बोल रहा हूँ कि आप लोगों को बी गलत कर देना चाहिए था ना। देखिए क्या बोल रहा है कि वो जो है ना, अच्छा, दूसरा क्यों गलत है? हाँ दूसरा गलत है ना इसका, ये बोल रहा हूँ। देखिए डीपीएसपी में क्या लिखा है कि ये जो है ना लेजिस्लेचर पे नहीं करेगा रिस्ट्रिक्शन, केवल एग्जीक्यूटिव पे करेगा। नहीं, ये दोनों पे करता है रिस्ट्रिक्शन। हाँ, ये जो है दोनों पे करता है रिस्ट्रिक्शन। कौन, अच्छा डीपीएसपी? नहीं, दोनों पे नहीं करता, दोनों पे नहीं करता। अच्छा सॉरी, दोनों पे नहीं करता। इसमें लिखा तो है नहीं करता दोनों में। किसमें लिखा है? सेकंड वाले में डीपीएसपी प्रतिबंध नहीं, लगाता है विधायिका पर नहीं, कार्यपालिका पर नहीं। नहीं नहीं नहीं, लिखा है लेजिस्लेचर बट नॉट ऑन एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर पर तो करता है, हाँ पर नहीं, एग्जीक्यूटिव पे नहीं। वो शायद हिंदी ट्रांसलेशन गलत कर दिया होगा फिर आपका। अच्छा। हिंदी ट्रांसलेशन उनका गलत होगा ना, वो शायद आप हिंदी के देखे होंगे तो। हाँ लेकिन देखिए इंग्लिश में लिखा है ना कि लेजिस्लेचर बट नॉट ऑन द एग्जीक्यूटिव, मतलब कि लेजिस्लेशन पे लगाएगा रिस्ट्रिक्शन और एग्जीक्यूटिव पे नहीं। लेकिन जो है ना दोनों पे लगाता है रिस्ट्रिक्शन। अरे दोनों पे नहीं लगाता, ये मतलब ऐसा है। अच्छा ये बताइए, एक क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे को कि ऐसा क्या चीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिसमें जो है ना एग्जीक्यूटिव पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है और लेजिस्लेचर पे नहीं लगाता है? बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। एग्जीक्यूटिव पे लगाता है। हाँ देखिए, डीपीएसपी पे नहीं हाँ लगाता है। मतलब कि यदि कोई गवर्नमेंट है कुछ काम करेगा उससे रिलेटेड, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा। लेकिन यदि पार्लियामेंट करेगा तो उस पर नहीं लगेगा। ऐसा क्या काम है बताइए इंडिया में, और जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी है? सोचिए, दिमाग लगाइए। काम मतलब प्रोविजन है, वो प्रोविजन है। जैसे ये है ना, जैसे फंडामेंटल राइट में से है। नहीं, फंडामेंटल राइट तो दोनों में लगाता है रिस्ट्रिक्शन ना, एग्जीक्यूटिव पे भी और लेजिस्लेचर पे भी। उसमें लेजिस्लेचर पे नहीं लगता है रिस्ट्रिक्शन, केवल एग्जीक्यूटिव पे लगता है। ऐसा क्या है बताइए? क्या है? थोड़ा अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूँ आप लोगों को। वो चीज़ जो है ना हम लोगों ने आज डिस्कस किया है आज ही डिस्कस किया है। चलिए एक और हिंट देता हूँ। वो पहले फंडामेंटल राइट था, अब उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी। यस, राइट टू प्रॉपर्टी। जानते क्या है? अब देखिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि गवर्नमेंट को हाईवे बनाना है, रोड, ठीक ना? अब रोड बनाना है तो मान लीजिए किसी का जो है ना जमीन फंस रही है, रोड में बीच में फंस रही है, ठीक ना? तो अब क्या है ना कि ये अब जो है ना ये गवर्नमेंट चाहे तो सीधे जो है ना आपकी ज़मीन ले ले, तो ये गलत है। ये ऐसा नहीं कर सकते, है ना? हाँ लेकिन यदि कोई पार्लियामेंट रूल बना दे कि हाँ जिसकी ज़मीन फंसेगी उसका ज़मीन ले लिया जाएगा और उसको पैसा दे दिया जाएगा, तो अब जो है ना आपकी ज़मीन ली जा सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट काम कर रहा था तो उसको रोक दिया गया, लेकिन यदि कोई पार्लियामेंट नियम कानून बना के काम करेगा तो उसको नहीं रोका जाएगा। तो इसका मतलब वही राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना ये एग्जीक्यूटिव पर रोक लगाता है लेकिन लेजिस्लेचर पर रोक नहीं लगाता। इस पर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे समझ में ना? एक्चुअली क्या है ना कि ये सब ये मैं तीनों को देखा तो मेरे को याद आ गया वो।
देखिए क्या है ना, ऐसे क्या है ना, आपको भी लिंक करना आना चाहिए कि मतलब क्या है ना कि अच्छा हाँ ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। तो क्या है ना, यही स्मार्ट स्टडी होती है, मतलब आपको एक चीज़ से क्या है ना कई चीज़ों को लिंक करना आना चाहिए, और धीरे धीरे जो है ना वो सब आ जाएगा आप लोगों को। हम्म, आगे चले ना। हाँ तो 25 वाला बताइए। ये सही था मेरा। नहीं बना है। यार ये PYQ भी है ना मोनिका, ये हाँ शायद। ये PYQ है, एक्चुअली यूपीएससी ने पूछ चुका है। देखिए अब मैं आपको जो है ना एक 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 चीज़ बताता हूँ। देखिए चलिए कोई बात इसको छोड़ दीजिए। देखिए राइट्स और ड्यूटी, ये बताइए राइट्स और ड्यूटी में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस बताइए क्या है आप लोग। राइट वही मतलब न्यायालय में जा सकते हैं राइट्स के लिए। जस्टिफिएबल है। हाँ नहीं ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो हो गया बुकिश लैंग्वेज। थोड़ा वैसे अगर किसी को समझाना है जो पढ़ा लिखा नहीं है और उसको समझाना है लेमन टर्म में, तो क्या बताएंगे? फंडामेंटल राइट्स कोई वोलेट करेगा तुम्हारा तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और फंडामेंटल ड्यूटीज पे ये है कि तुमको फॉलो करना है, और नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है। ये तो ठीक है, मैं समझ गया। बेसिक पूछ रहा हूँ, बेसिक डिफरेंस बताना है किसी को, थोड़ा और बेसिक में जाइए। और बेसिक अगर आप कर्तव्यों का पालन करोगे तो फिर आपको फंडामेंटल राइट मिलेंगे, ऐसा कुछ है। नहीं ये तो आप बता रहे हैं कि दोनों में रिलेशनशिप क्या है, मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ। हाँ रिलेशनशिप और डिफरेंस अलग अलग होता है ना। देखिए मुझे अच्छा ये बताइए, मैं आपको थोड़ा सा मैं आप लोगों को फैसिलिटेट करता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए कि मैं कहूँ कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट। हेलो अच्छा हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ हाँ जी बोलिए बोलिए, कुछ बोल रही थी मोनिका। हेलो डिस्कनेक्ट हो गई दीदी। अच्छा रुकिए मैं ऐड कर देती हूँ। हाँ वो खुद ही कनेक्ट हो जाएंगी, उन्होंने काट दिया है, वो खुद ही कनेक्ट हो सकती हैं। अच्छा भैया आपने अपना कितनी कर लिया है? क्या है चिक बोल रहे हैं? आईपैड, आपका आईपैड। अच्छा आईपैड, बताता हूँ, रुकिए उनका फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए, लगता है कुछ इशू हो गया क्या उनका। ओके ओके। अच्छा कनेक्ट हो गया क्या उनका? हाँ जी अच्छा बाकी का क्या कल कर सकते हैं? अच्छा कुछ कम आ गया क्या? हाँ अच्छा ऐसा है, तो उनसे पूछिए कि क्या। 20। हेलो हेलो हाँ जी हेलो, काजल लाइन में है क्या? हेलो है तो बोल नहीं रही। हेलो काजल, एक मिनट रुकिए।